हेलो। एक कोई डीपीपी दिया था। डीपीपी नंबर B36। देखिए फिर आ जाइए। कितने 20 क्वेश्चन है इसमें? ABCD। पहला क्वेश्चन का ए, दूसरे का डी, तीसरा ए, चौथा डी, फिफ्थ बी, सिक्स डी, सेवंथ बी, एट्थ वाला सी, नाइन्थ में बी है, 10th ए है, 11 ए है, 12th बी है, 13 ए है, 14 सी है, 15 ए है, 16 सी है, 17 बी सी है, 18 डी है, 19 2 मिनट 18 बी आ रहा, 19 20 का है, B36 क्या आंसर है ये?
ठीक है। B36 में आंसर आ गए। 16th नंबर क्वेश्चन पूछना है, उससे पहले कुछ नहीं पूछना है। 12th नंबर पूछना है। देखिए 12वां क्वेश्चन। ऐसे कुछ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, है ना। तो इस पर क्या है कि एक टेंशन फोर्स लग रहा है इधर, इसकी वजह से एक इसमें अल्फा आ जाएगा, तो उतना ही टेंशन फोर्स ऊपर भी लग रहा है और ये भी उतना ही, इसमें नीचे mg लगेगा, तो टॉर्क तो सेम आएगा, तो आई भी सेम है, अल्फा भी सेम होगा, है ना। इस पे टेंशन का टॉर्क, इस पे टेंशन का टॉर्क, इसका आई उसका आई, टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा, अल्फा सेम। अब इसके सेंटर में एक एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ ए। अब ये जो डिस्क घूम रही है, इसका एक पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ अल्फा आर से आ रहा हो, ठीक है। तो ये जो धागा हमने जो सीधा दिखाई दे रहा है उसको अलग कर दिया इधर, और डिस्क के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ अल्फा आर, तो धागा भी नीचे जाएगा अल्फा आर से, क्योंकि धागा फिसल नहीं रहा। अब डिस्क का ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट रोटेशन की वजह से ऊपर जा रहा है अल्फा आर, और ट्रांसलेशन की वजह से ए नीचे, तो टोटल इसका ए माइनस अल्फा आर हो जाएगा, वही इसका भी होगा। तो इस वाले पॉइंट का नीचे की तरफ ए माइनस अल्फा आर, ये दोनों बराबर होंगे, तो ए माइनस अल्फा आर इज इक्वल टू अल्फा आर, तो ए इज इक्वल टू 2 अल्फा आर। क्या कह रहे हो?
एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। आगे बोलो, आगे बोलो कैसे लिखें। एक तो लिख दबा दिया, किसके ऊपर, इस पे लगवाओ, टी इंटू आर एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। कहां से आया, कहां से ढूंढ के लाए, कहां से लाए, पेरोलिंग कर रहा था। वही जो समझाया इधर, ये तो करना ही नहीं था, यहीं से हो गया। तो ये पुली का ये पॉइंट अल्फा आर से नीचे जा रहा है, तो धागा भी इसके साथ अल्फा आर से नीचे जाएगा। पुली का ये पॉइंट ट्रांसलेशन वाइज ए से नीचे जा रहा है और घूमने के हिसाब से अल्फा आर से ऊपर जा रहा है। तो टोटल ए माइनस अल्फा आर, ट्रांसलेशन रोटेशन ऐड कर देंगे तो नेट इसका ए माइनस अल्फा आर हो गया, ऊपर वाले का अल्फा आर, दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसे तभी होगा जब ए की वैल्यू 2 अल्फा आर होगी, तो 2 अल्फा आर में से अल्फा आर घटाएंगे तो अल्फा आर बचेगा, और ऊपर वाला भी अल्फा आर है। हाँ, ए बराबर 2 अल्फा आर हो गया ना, यहां तक तो क्लियर है। इसको पुट कर देते, टी काटते हैं, टी की वैल्यू इधर रख देते हैं, एम जी माइनस एम अल्फा आर बाई 2 इज इक्वल टू एम ए। एल एम काट देते हैं, 2g इज इक्वल टू अल्फा आर प्लस 2a। आगे बोलो, तो इनमें टिक करके दिखाओ कौन सा टिक करेंगे। नन ऑफ दिस का मतलब तुम दूसरे सारे रिलेशन को मना कर रहे हो। मैंने तुमको ये रिलेशन निकाल के दे दिया, ये वन ऑफ दिस है कि नहीं, तो फिर नन ऑफ दिस कैसे होगा। जब वन ऑफ दिस है तो नन ऑफ दिस कैसे होगा। ठीक है, और कोई सवाल। 16 थोड़ा सा सवाल वैसे हो गया। फर्श पे घूमती हुई रॉड फिसलती हुई जा रही थी, ऐसा हमको लिखा है, हमने ऐसा सुना है। बोल रहे हैं कि v बराबर ओमेगा एल बाई 6 था, बोल रहे तो मान लेते हैं होगा। अब इसका एक एंड ए है और एक एंड बी है, एक एंड ए और एक एंड बी है। इस घूमती हुई चलती हुई रॉड को अचानक हिंज कर दिया गया, अचानक हिंज कर दिया, तो अचानक हिंज कर दिया, ये क्या कर दिया, ये हमने ये कर दिया कि इस जगह पे फूटी काट दिया, ये जा रहा था ऐसे रोक दिया, ऐसे घूमती हुई रॉड जा रही थी, उसको बीच में से
एक पॉइंट को हिंज कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया। ऐसा कर दिया तो इसका कुछ नया ओमेगा आ गया, ओमेगा डैश। हमसे पूछ रहे हैं कि बता दो वो कितना है। तो हम ये कहेंगे कि जिसने भी हिंज किया उसने फोर्स यहीं लगाया होगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा, इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मैं बताता हूं कि बाद में किसका एंगुलर मोमेंटम कितना था, ml²/3 इंटू ओमेगा डैश। ये तो हो गया बाद का। पहले का कितना था, पहले इसमें ट्रांसलेशन का अलग, रोटेशन का अलग। ट्रांसलेशन का है mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2, mv इंटू l/2 प्लस ml²/12 ICM इंटू ओमेगा। बस ये बात इतनी सी करनी थी, खूंटी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना था। ये अचानक की घटनाओं में नुकसान हो जाता है एनर्जी का, वो मत लगाना। अचानक वेलोसिटी चेंज, डिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन, इंटरनल फोर्सेस का वर्क आ जाता है। अब ये आंसर आ जाता है, 16 सवाल हो जाता है। अब बताइए और कोई सवाल? और कोई नहीं? हो गए सारे? ठीक है, बताओ ये कितने विद्यार्थियों ने डीपीपी किया था? ये तो लोग कह रहे हैं उन्होंने किया है, जिनके पास सबूत भी मौजूद है इतने लोग हैं। चलो बढ़िया बात, रेस जारी है, लोग दौड़े जा रहे हैं, कुछ लोग पीछे छूटे जा रहे हैं, दिन बीते जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, कुछ लोग हमसे पीछे छूटे जा रहे हैं, है ना? मेहनत किए जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया डीपीपी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारी क्लास में सवाल चल रहे थे, इंक्लाइन प्लेन से उतर गए, कुछ दिया था क्या? 2-4 सवाल दिए थे, ओनली 17 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर तो बताने का हक बनता है। बताइए बताइए, 17 सवाल बताने हैं, कह दो कि हो गया सब कुछ। नहीं, तो कौन सा सवाल पूछना है? 8th क्वेश्चन। आठवां सवाल तो है पुराना सवाल। मुझको ये बताओ कि ऐसा एक सवाल किया था डिस्क वाला, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, इस वाले एक्सिस के अबाउट कितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है? mR1² प्लस R2²/2। ऐसा ही सिलेंडर के लिए भी होगा, पर सवाल क्या है? तो इन्होंने लिखा है कि एक होलो सिलेंडर है जिसकी लेंथ इतनी है, इनर और आउटर रेडियस इतनी इतनी है। तो ये कह रहे हैं कि आपका सवाल तो ऐसा ही, होलो सिलेंडर, इनर आउटर रेडियस, इसको ऐसे खींच देंगे। इसको इन्होंने आई बताया, ठीक है, ये तो आई वही है जो इधर लिखा हुआ है। फिर ये कह रहे हैं कि
एक जो थिन सिलेंडर है उसका मास तो वही है ना, मास वही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही है, तो रेडियस क्या होगा उसका? तो अब अपन को एक थिन सिलेंडर लेना है, होलो सिलेंडर, पतला सा। अगर इसका बताना है तो इसकी रेडियस तो R2 हो गई, R2 तो पता नहीं, इसकी रेडियस तो पता नहीं, R मान लिया, इसका मास वही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई mr² हो जाएगा। इसको इसके बराबर कर देंगे, m r1² प्लस r2² बाई 2 इज इक्वल टू mr²। m से m उड़ गया, अंडर रूट ऑफ r1² प्लस r2² बाई 2। क्या है वो नंबर जिनके स्क्वायर करना है? 10 और 20 है, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, मिला के 500, आधा हो गया 250, 250 लगभग 256 के आसपास है, उसका रूट लेना है, 16 के आसपास है। तो तुम बताओ थिन कैसा होता है, तुम बनवाओ, थिन सिलेंडर बना के दिखाओ मुझे कैसा बनेगा। सिलेंडर होना चाहिए और थिन होना चाहिए। कैसे बनाओगे? ऐसे ही बन पाएगा। ठीक है, फैसला हो गया, अब कोई समस्या नहीं रही, बस एक समस्या रह गई 12वें सवाल में। देखिए जरा, ऐसे दे रखा है कि रेक्टेंगुलर सॉलिड बॉक्स, इतना लेंथ हॉरिजॉन्टली, वन ऑफ द साइड ऑफ द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 5 मीटर। अब देखो कि क्या हो रहा है, टेबल से बॉक्स फिसल रहा है ना, ये कोई टेबल हो गया ना, इस टेबल के ऊपर से कोई बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स फिसलने वाला है थोड़ा। अब ये बताया नहीं कि कैसे फिसलने वाला है। एक रेक्टेंगुलर सॉलिड बॉक्स जिसकी लंबाई 0.3 मीटर है, जिसको हॉरिजॉन्टली रखा जाता है, इसका एक एज प्लेटफॉर्म से 5 मीटर ऊंचा है। जब इसे छोड़ा जाता है तो ये टेबल पर फिसल जाता है 0.01 सेकेंड में।
लगभग हॉरिजॉन्टल रहते हुए, तो कितने एंगल से घूम जाएगा जब ये जमीन से टकराएगा? तो कैसे गिर रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? बताओ, गिर कैसे रहा है? सवाल नहीं करने की बोल रहे, आंसर नहीं निकालना है, सवाल पूछ रहे हैं। हुआ क्या, ताकि उसके बाद हम कुछ करेंगे ना। ऐसे गिरा कॉर्नर से। इसमें हिंदी में ट्रांसलेशन करने से आ रहा है, लिखा है कि व्हेन रिलीज्ड, जब इसे छोड़ा जाता है, इट स्लिप्स ऑफ द टेबल इन वेरी शॉर्ट टाइम, रिमेनिंग एसेंशियली हॉरिजॉन्टल। इसका क्या मतलब हुआ? हॉरिजॉन्टल रहते हुए। थोड़ा सा इसको थोड़ा आगे खिसका दो गिरने के लिए। 0.1 सेकेंड किस बात में लगे इसको? ऐसे कॉर्नर पे? ऐसे गिरा रहे हो? ऐसा मान ले कि ऐसे किनारे से अड़ता हुआ, फिर गिर गया। हाथ से ऐसे टेबल के किनारे रखा था, और ये ऐसे 0.1 सेकेंड में ऐसे टकराया होगा। तो फिर वो जो फोर्स लगा होगा वो कितना माना? टॉर्क किसका लिखा? किसके अबाउट? कोने के अबाउट। कोने वाले में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ऐसे गिरता हुआ मान ले, यहां से यूं। तो इस वाले पॉइंट का थोड़ी देर के लिए संपर्क रहा और फिर गिर गया, तो इस वाले पॉइंट को हिंज की तरह मान लियो थोड़ी देर के लिए। अब देखो इसमें है ना, थोड़ा सा दिक्कत इस बात का रहा है कि ये जो एन है ना, अगर एज पे है तो एन की वैल्यू एम जी के तो बराबर नहीं होगी, और एज वाले पॉइंट के अबाउट अगर अपन इक्वेशन लगाएं तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। तो टॉर्क इनटू टाइम, तो एम जी इंटू एल बाई टू, अगर इसकी लेंथ 0.3 है तो 0.3/2 टॉर्क हो गया इनटू टाइम। टॉर्क इनटू टाइम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, आई इंटू ओमेगा आई इसके अबाउट आई मान ले, तो इससे ओमेगा मिल जाएगा। फिर ओमेगा कांस्टेंट होगा उसके बाद, तो ओमेगा इंटू टी थीटा होगा, और एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट 2h/g, और ओमेगा की वैल्यू यहां से आ जाएगी
तो थीटा की वैल्यू एम जी इंटू 0.3/2 इंटू डेल्टा टी अपॉन आई इंटू √2h/g। अब आई का वैल्यू क्या लिखोगे? ml² रॉड है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स? क्यूबिकल बॉक्स। हाइट तो दिया नहीं, बस यही बचा हमारे पास। ml²/3 रखोगे। क्या कुछ आता भी है इससे? मिल रहा है अच्छे से कि उसमें भी कुछ बढ़ाना पड़ रहा है? पूरा मिल रहा है? ठीक है चलो, ऐसा मीनिंग ले लेंगे सवाल का, थोड़ा सा वैसा हो रहा है। बॉक्स को रॉड मान रहे, रॉड ही दिया हुआ है और ऐसे गिरा है कुछ, तब तो हो जाएगा ये। अब बताइए और कुछ नहीं? हो गया सारा? चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम। हो गया ना? चलो अब करते हैं क्वेश्चन आगे, है ना? रोलिंग ऑन कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस पे रोलिंग। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। ये कोई कर्व सरफेस है, ये थीटा एंगल है, ये इस तरफ V से जा रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है। इसका मास m है, ये सरफेस है फिक्स्ड, इसका रेडियस है कैपिटल R, इसका रेडियस है स्मॉल r। फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन। कितना एक्सेलरेशन होगा, सेंटर का एक्सेलरेशन, और कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये सवाल है। एक्सेलरेशन बताना और फ्रिक्शन बताना है। थोड़ा सा ट्राई करना है, बताना तो मैंने है, थोड़ा सा ट्राई कर लो। पहले ही सवाल है।
तो कोई भी सवाल सॉल्व करते वक्त हमको ये देखना होता है कि सीएम क्या करता है। तो हम ये जानते हैं कि सीएम तो सर्कुलर मोशन करता है। कितने रेडियस में? आर माइनस आर। सीएम का रास्ता क्या है? सर्कुलर, सर्कुलर पाथ होगा। सर्कुलर मोशन में होते हैं दो एक्सेलरेशन, एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है सेंट्रीपिटल। हमसे पूछा है एक्सेलरेशन, हम बताएंगे दोनों, है ना। सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल तो मैं बताता हूं, वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर। आ गया एक एक्सेलरेशन। ठीक है, कितना आसान था ये। एक तो हमने बता ही दिया, दूसरा भी बता देंगे। ये जो mg है इसके दो कंपोनेंट हैं, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। हमने जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो mg के दो कंपोनेंट किए, एक सरफेस के पैरेलल और एक सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और पैरेलल वाला ये आएगा। ठीक है, अब मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो इस डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लगाना पड़ेगा, इधर की तरफ। तो अपनी इक्वेशन क्या होगी? mg साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू ma। इस तरफ, इसमें अल्फा भी होगा, इस तरफ होगा। तो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा एफ इंटू आर एम के स्क्वायर, प्योर रोलिंग है ए बाय छोटा आर। फ्रिक्शन के टॉर्क में भी छोटा आर आएगा, एफ इंटू छोटा आर। छोटा आर इस छोटे स्फेयर की रेडियस। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखेंगे तो नॉर्मल का नहीं आएगा, mg का नहीं आएगा, फ्रिक्शन का आएगा और एफ इंटू आर होगा, उससे यूं अल्फा पैदा होगा। प्योर रोलिंग है इससे अल्फा की वैल्यू ए बाय आर होगी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू ए होगी, जिसको कि हम लिख सकते हैं एम ए इंटू बीटा माइनस वन। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, नंबर वन नंबर टू, वन प्लस टू, तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू बीटा एम ए। तो ए की वैल्यू आ गई जी साइन थीटा बाय बीटा। ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन आ गया जी साइन थीटा बाय बीटा। तो वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे कर्व पाथ होता है, उसको आप एक समय के लिए ऐसा मान सकते हो कि एक इंक्लाइन प्लेन है ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। कर्व पाथ एक वेरिएबल एंगल का इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल चेंज होता जा रहा है। तो इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा बाय बीटा आता है, उसका थीटा कांस्टेंट था, इसमें थीटा बदलता जा रहा है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया जी साइन थीटा बाय बीटा, सेंट्रीपिटल हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर। आ गया एक्सेलरेशन, टोटल पूछा है तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे। फ्रिक्शन की वैल्यू भी आ गई, यहां पर एम ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है?
ए की वैल्यू होगी जी साइन थीटा बाई बीटा, बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा एम जी साइन थीटा, इतना लगता है फ्रिक्शन। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछते तो कोई फर्क भी पड़ता। एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर। तो पुराने इंक्लाइन प्लेन के सवाल और इस सवाल में सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन में फर्क है, और उसके कर्व पाथ होने की वजह से एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बढ़े, हो गया ना नोट। दूसरा सवाल, खुद जगह यहां से है। इसको यहां से रेस्ट से रिलीज किया एम के आर, इसका रेडियस कैपिटल आर। फाइंड थीटा वेयर ऑब्जेक्ट ब्रेक्स कांटेक्ट, एज्यूम प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मान लेना। हाँ, फिक्स है।
देखो जरा, एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा इस तरफ, एम जी साइन थीटा लग रहा होगा इस तरफ, नॉर्मल लग रहा होगा उस तरफ, फ्रिक्शन लग रहा होगा इस तरफ, होगी वेलोसिटी v, होगी एंगुलर वेलोसिटी v/r, होगा एक्सेलरेशन a, और सेंटर की तरफ v²/r+r, होगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा बराबर a/r। सब कुछ बता दिया मैंने, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया मैंने। एक एम जी है, एक नॉर्मल है और एक फ्रिक्शन है, कुल मिला के 3 ही तो फोर्स है। एम जी नॉर्मल फ्रिक्शन कौन नहीं बना सकता, हर कोई बना देगा। एम जी के 2 कंपोनेंट कर दिए, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के पैरेलल, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। कुछ लुढ़कता हुआ आया था वहां से, अब तक इसके पास v आ गया होगा, कुछ ओमेगा भी आ गया होगा क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, फिर इसमें a आ गया होगा और फिर अल्फा भी आ गया होगा, v ओमेगा a अल्फा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सब कुछ दिखा दिया। अब क्या करें, न्यूटन लॉ लगाएं। समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बराबर m इंटू ACM। CM पर देखो, CM क्या एक्सेलरेशन क्या है, किधर है, हमें तो कांटेक्ट छूटने के बारे में पूछा है तो वो हम निकाल लेंगे। इस डायरेक्शन में, नॉर्मल वाली डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे, एम जी कॉस थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv² अपॉन r+r। कॉन्टेक्ट ब्रेक हो गया, नॉर्मल 0 हो गया, तो v² इज इक्वल टू, जब भी कांटेक्ट छूटेगा तो v² g r+r cos थीटा होगा। अब हम ये जानते हैं कि वहां से लेके यहां तक आने में वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना नीचे आ गया इसका सेंटर, एम जी इंटू r+r 1 माइनस कॉस थीटा, इतना नीचे आ गया वर्टिकली, r+r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, समझते नहीं कितना नीचे है। ये जो सेंटर है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से लेके यहां तक कितना है r+r, और यहां से लेके यहां तक r+r cos थीटा, तो कितना नीचे आया ये, इतना नीचे आ गया। सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास है, वो कितना नीचे है, एम जी इंटू ये आ गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी। और किसी ने कुछ वर्क किया ही नहीं, नॉर्मल ने ना फ्रिक्शन ने। काइनेटिक एनर्जी होती है बीटा टाइम्स हाफ mv²। अगर प्योर रोलिंग करता है, एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बीटा टाइम्स हाफ mv² होता है। बस तो यहां से v² की वैल्यू आ जाएगी 2 g इंटू r+r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बीटा v² g इंटू r+r कॉस थीटा, g इंटू r+r दोनों तरफ से उड़ा देंगे,
भगा देंगे। 2 - 2 cos थीटा इज इक्वल टू बीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 2/2 प्लस बीटा। किस एंगल पे कॉन्टेक्ट छूटेगा वो आ गया आंसर। बताओ रिंग का एंगल कब छूटेगा, छूटने का एंगल, रिंग रिंग कब कूदेगी? 60 डिग्री। रिंग 60 डिग्री पे आने के बाद कूदेगी, पहले नहीं कूदेगी। सबसे ज्यादा एंगल कौन रोल करेगा, एंगल किसका ज्यादा होगा? जिसका बीटा सबसे बड़ा होगा, जिसका बीटा सबसे बड़ा होगा उसका कॉस थीटा सबसे छोटा होगा, और जिसका कॉस थीटा सबसे छोटा होगा वो थीटा सबसे बड़ा होगा। थीटा बड़ा होता है तो कॉस थीटा छोटा होता है। तो रिंग सबसे बड़े एंगल पे छूटेगी, रिंग 60 डिग्री पे जाके छूटेगी, बाकी सब पहले छूट जाएंगे। सबसे पहले कौन कूदेगा, सबसे पहले कौन कूदेगा? सॉलिड शेयर। सॉलिड शेयर कूदने में नंबर 1, पहले वो कूद जाएगा। रिंग सबसे लेट कूदेगी। सबसे ज्यादा स्पीड से कौन कूदेगा? कूदते वक्त स्पीड किसकी सबसे ज्यादा होगी? स्पीड किसकी सबसे ज्यादा होगी? जिसका कॉस थीटा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो लिखा ना v² इज इक्वल टू GR+R cos थीटा। जिसका कॉस थीटा सबसे ज्यादा होगा उसी का स्पीड सबसे ज्यादा होगा। कॉस थीटा किसका सबसे ज्यादा होगा? जिसका थीटा सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा थीटा किसका होगा? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर पहले कूदेगा, ज्यादा स्पीड से कूदेगा। रिंग बाद में कूदेगी, धीरे कूदेगी, ऐसा पता लगा। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ये वाला पूछा है वो तो g sin θ/β हो गई, और ये अल्फा निकाल ही सकते हैं a/r। अब इसके आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन ये है, प्योरलिंग करते हुए एक चक्कर पूरा कटाना है। उसके लिए नीचे वाले पॉइंट पे कम से कम क्या स्पीड होनी चाहिए?
सर्कुलर मोशन में सबसे खतरे वाला पॉइंट कौन सा है? टॉप मोस्ट पॉइंट। क्या खतरा है ऊपर? कहीं गिर न जाए हम। ऊपर जाते वक्त ये खतरा लगता है, कहीं गिर न जाए हम। अगर ऊपर नहीं गिरेंगे तो फिर कहीं नहीं गिरेंगे, फिर तो यात्रा पूरी हो जाएगी। तो अपन ने ये पढ़ा था कि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल सर्कल में हाईएस्ट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसलिए हमें ऐसे ही सोचना चाहिए पहले। अब यहाँ पर n एक बार के लिए 0 मान लेंगे, जस्ट मिनिमम चाहिए ना u, तो वहां पर जैसे जैसे कम करेंगे वहां पर n कम होता जाएगा। तो अब अपने इक्वेशन में ऐसा आ रहा है n प्लस एम जी एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर। n 0 कर दिया तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू आर माइनस आर। हाईएस्ट पॉइंट पे n जस्ट 0 कर दो फॉर मिनिमम स्पीड। अगर स्पीड कम करते जाओगे तो नॉर्मल कम होता जाएगा, तो मिनिमम स्पीड की कंडीशन आ गई। अब यहां से लेके वहां तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। ये हाइट है आर माइनस आर, ऊपर है यहां से, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बीटा टाइम्स हाफ एम यू स्क्वायर। पहले की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं, बीटा टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर एम जी इंटू ट्वाइस ऑफ आर माइनस आर। तो इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया हमने। इसमें से हाफ एम हटा देंगे, बीटा को भगा देंगे। ऐसा आ जाएगा। वी स्क्वायर की वैल्यू उठा के वहां से यहां रख देंगे, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी इंटू आर माइनस आर 4g इंटू आर माइनस आर ऑन बीटा। अगर अपन बीटा 1 रखते तो रूट 5g आ रहा है। ठीक है, तो कम से कम कितनी स्पीड देनी पड़ेगी सर्कुलर मोशन करने के लिए पता लग गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो कोई भी कर्व सरफेस पे रोलिंग करने वाला सवाल कर देंगे, इसमें क्या है, सेंटर ऑफ मास को सर्कुलर मोशन करवा देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन लगा देंगे, जैसा जरूरत पड़ा वैसा कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ू, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। रोलिंग ऑन मूविंग सरफेस, मूविंग सरफेस पे रोलिंग। पहला सवाल,
इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसका रेडियस r है। ये ऐसे घूम रहे हैं। सिलेंडर प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? दिया है, तो आंसर आ गया। पूछ लूं किसी से भी? कितनी बढ़िया बात है फिर तो, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ फिर तो, है ना? देखता हूँ जरा उन लोगों से। नहीं किया? अच्छा, तो नहीं किए तुमने? किए? नहीं किए? देखो इतने सारे लोगों ने नहीं किए। चलो तुम्हारे पास में बैठे, तुम तो बता ही दोगे। हाँ तुम बताओगे। इसको बताने दो, ये बताएगा देखो कैसे आया है ना, ये समझाएगा हमको। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे जिनका नहीं आया, ये बताने वाला है। हाँ, ओके, सही बोल रहा है वो। बहुत ही सीधी सादी बात है ये, इसमें कोई बात ही नहीं है। इतनी सीधी बात है कि कोई बात ही नहीं है। प्योर रोलिंग बोले तो नो स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग बोले तो इक्वल वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी है v2 ट्रांसलेशन की वजह से, और ओमेगा आर रोटेशन की वजह से, और इस पॉइंट की वेलोसिटी है v1। अब क्योंकि इनमें कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही, इन दोनों का वेलोसिटी बराबर कर देंगे, तो v2 माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू v1। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ओमेगा आर। v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाय आर। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर हम इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी लिखेंगे तो ओमेगा डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके रिलेटिव, ये जो प्लेट है ना, इसके रिलेटिव इसकी वेलोसिटी v रिलेटिव है, तो इसका ओमेगा हो जाएगा v रिलेटिव बाय आर। अब इसकी वेलोसिटी कुछ u है तो इसमें u ऐड कर देंगे, तो ग्राउंड के रिलेटिव आ गया। जो जिसके रिलेटिव रोल करता है उसकी वेलोसिटी उसके रिलेटिव ले लो।
फिर v रिलेटिव बाय r करके ओमेगा लिख लो, और उसमें नीचे जिस पे रखा उसकी वेलोसिटी ऐड कर दो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हो और वैसा तो कर ही सकते हो जैसा किया है। इस बात पर दूसरा सवाल करते हैं। ये तो आप लोगों ने कहा आपका सब देखा देखा है सवाल है, अनदेखा सवाल करते हैं। ये लीजिए दूसरा सवाल। लंबी सी प्लेट थी, हमने इसको वेलोसिटी दिया, ओमेगा नहीं दिया, और इसको तो कुछ नहीं दिया। ये सरफेस है स्मूथ, ये रेस्ट पे है, और ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमको म्यू दिया। इसका मास m और इसका मास भी m। ये हमको दे रखा है सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर को वेलोसिटी देके छोड़ दिया रफ सरफेस पर, और जो सरफेस थी वो खुद मूवेबल थी, तो थोड़ी देर तक ये इस पे स्लाइड करेगा, फिर ये रोल करने लग जाएगा। तो सवाल ये है कि जब ये रोलिंग करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जब ये सॉलिड सिलेंडर पे रोलिंग करेगा, अभी दिखाता है। सॉलिड सिलेंडर आर रेडियस वाला, इसको हमने वी नॉट वेलोसिटी दिया है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिया है। हमने पहले फर्श के ऊपर ऐसे फेंक के देखा था, और हम जानते हैं कि इसका वी नॉट बाय बीटा आता था प्योर रोलिंग में, वो तो हमारा रेट ही है। ऐसे स्लाइड करके छोड़ते हैं तो वी नॉट बाय बीटा पे प्योर रोलिंग करता है। अब की बार किसी सरफेस पे नहीं, प्लेट के ऊपर किया है। अब तो प्लेट भी हिल सकती, नीचे की सरफेस स्मूथ है ना, उसी पर आधारित ये सवाल है। अभी तक क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं। कुछ लोग आराम आराम से क्वेश्चन उतारते ताकि तब तक सॉल्व करने का टाइम ना मिले। फालतू दिमाग दिमाग बचा के रखना चाहते हैं। दिमाग ऐसी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करने से ज्यादा विकसित होता है ना, बचा के रखने से खराब हो जाता है।
आ गया? कुछ लोगों को तो अभी तक समझ नहीं आया करना क्या है ना, और कुछ लोगों को मतलब ही नहीं कि करना क्या है। करना क्या है कि दो दो मतलब है ना, करना क्या है छोड़ो, और एक एक करना क्या है जानना है। हो गया? क्या आंसर आ रहा है? 2/√3। अब जरा मिलाएंगे हम, देखेंगे हम होगा क्या। शुरुआत देखो कैसे होगी। जब इसको वेलोसिटी दिया, इसको नहीं दिया, ये फ्रिक्शन की नाराजगी का बिंदु है। फ्रिक्शन कहेगा कि ये तो सही नहीं किया, क्यों इसको वेलोसिटी दिया, तो फ्रिक्शन इसके खिलाफ हो जाएगा और इसके सपोर्ट में आ जाएगा। ऐसा होने से इसके अंदर एक एक्सेलरेशन इस तरफ म्यू जी आ जाएगा, और एक इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ऐसा होने से इसमें भी एक एक्सेलरेशन म्यू जी आ जाएगा। तो नीचे वाली प्लेट आगे भागने लग जाएगी, है ना, नीचे वाली प्लेट आगे भागेगी और वो भी आगे भागेगा। वो थोड़ा तेज भागेगा, ये थोड़ा धीरे भागेगी। पर बात है कि जब स्टार्ट होगी प्योरलिंग तो क्या होगा, तो हम तो ये मान लेते हैं कि माना कि ये होगा, नहीं जानते तो मानते। क्या मानते? V1 V2 मानते। तो मान लिया कि इसका वेलोसिटी V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका ओमेगा होगा, ऐसा कुछ होगा। होगा जब प्योर रोलिंग आएगी तो ऐसा कुछ। V1 V2 ओमेगा, अगर मैं 3 इक्वेशन लिख दूं ना, हो गया सवाल। 3 इक्वेशन ही तो लिखनी है बस। तो प्योर रोलिंग के लिए इस पॉइंट की वेलोसिटी बराबर कर देंगे। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी है V1 माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू V2। नंबर 1 इक्वेशन प्योर रोलिंग हो गई, नीचे वाले पॉइंट्स की वेलोसिटी बराबर हो गई। ऐसा करके हमने एक इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, कि हमने ऐसा लिख दिया। अब एक और बात है, अगर इन दोनों को सिस्टम में मान लें तो इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं, मोमेंटम कंजर्व एज एफ एक्सटर्नल इज 0, सो पी फाइनल बराबर पी इनिशियल, दोनों का मिलाकर मोमेंटम कंजर्व होगा। बढ़िया सी बात है ये। तो पहले कितना मोमेंटम था, mv0, अब कितना है, mv1 प्लस mv2।
तो एक और इक्वेशन आ गया, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V0। हो गया नंबर 2 इक्वेशन। 3 में से 2 लिख दिया, तीसरा लिखते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को सिस्टम में लिया हमने, फ्रिक्शन को इंटरनल किया हमने। जिस फोर्स से बचना हो उसे अपना मान लो, जिसने फोर्स लगाया उसे, तो वो फोर्स इंटरनल बन जाता है। जिसने फोर्स लगाया हो उसे सिस्टम में शामिल कर लो तो उसका फोर्स इंटरनल बन जाता है। तो एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, इसलिए मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। अब एक और इक्वेशन की भी जरूरत है हमें, क्या करें वो हम, बताओ भाई, कोई सुझाव दो हमें। किसके अबाउट? एक पॉइंट है ऐसा, वो जो म्यू एम जी की लाइन पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, ये म्यू एम जी हमेशा इससे पास करेगा, कहीं भी जाएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट इस सिलेंडर का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अबाउट P, टॉर्क ऑन सिलेंडर इज जीरो। सो L फाइनल बराबर L इनिशियल। P पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है सिलेंडर पर, तो सिलेंडर का पहले का और बाद का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बाद वाला लिखेंगे mv1 इंटू आर, ये वाला पॉइंट P है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस mv इंटू आर परपेंडिकुलर mv1 इंटू आर प्लस आई ओमेगा, आई हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। पहले कितना था, mv0 इंटू आर, 2 से गुणा कर देंगे, m उड़ा देंगे, r भगा देंगे। तो एक इक्वेशन और हो गया, 2v1 प्लस ओमेगा आर इज इक्वल टू 2v0। हो गई नंबर 3 इक्वेशन, हो गई अपनी 3 इक्वेशन। 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तीनों आंसर ले आएंगे। मुझको लाना क्या था, V1, V1 चाहिए, V1, V1 चाहिए तो V2 हटा देंगे। तो ऐसा करते हैं कि पहले ओमेगा आर हटाते हैं, नंबर 1 और नंबर 3 ऐड कर देते हैं। नंबर 1 में नंबर 3 ऐड करेंगे तो ओमेगा आर उड़ जाएगा, तो इन दोनों का मिला के एक आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड किया तो 3v1 हो गया। 3v1 इज इक्वल टू V2 प्लस 2v0, और V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V0। V0 क्या है, V1 प्लस V2। अब अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से इसको, तो यहां आ जाएगा 3v1 माइनस V0, V2 कट गया, 2v0 माइनस V1, V1 को इधर लेके आएंगे, 4v1 इज इक्वल टू 3v0, 3/4v0। तो आंसर आया 3/4v0। कितना सुंदर आंसर आया, आपका आया कि नहीं आया? आने वाला था, आधे रास्ते तक आ गया था। कितना सीधा है ये, देखो सीधा सीधा तो जा रहा है, मतलब इसमें कहना तो कुछ है ही नहीं। कांटेक्ट पॉइंट का V बराबर करना था, ये तो हम पहले से जानते हैं।
मोमेंटम कंजर्वेशन तो हम पहले पढ़ के आए, और ये एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व तो हम कई बार कर चुके हैं, तो इसमें टेढ़ा क्या फिर, सब तो पहले से जानते हैं। बस इतनी सी बात टेढ़ी कि यहां भी लगाना था क्या। हाँ, ये कब पता लगे कहाँ कहाँ क्या लगाना होता है, ये थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगा। क्या करें, एक सवाल और हो गया ना नोट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से। इसका मास एम, इसका मास एम, इसका मास एम, रेडियस आर, ये सॉलिड सिलेंडर है। यहां पर रफ दिया हुआ है और यहां भी रफ दिया हुआ है। एज्यूम प्योर रोलिंग। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ लोअर प्लेट, ये जो नीचे वाली प्लेट है ना, उसका एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, एकदम सीधा सा सवाल है। नीचे वाली प्लेट का एक्सेलरेशन बताना है। हर एक का फटाफट से फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ऊपर वाली प्लेट का बनाना, सिलेंडर का बनाना, नीचे वाली प्लेट का बनाना, 3 फ्री बॉडी डायग्राम फटाफट से बनाओ। देखो कि कैसे होता है फिर सवाल। क्या तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया? तीनों पे न्यूटन लॉ लगा दो और सिलेंडर पर टॉर्क की इक्वेशन लगा दो। 4 इक्वेशन तो फटाफट ही लिख दोगे। छोटी छोटी सी इक्वेशन है, जल्दी से लिख दो। देखो कितने आसानी से आंसर आता है।
आप लोगों ने इतना तो डायग्राम मुझे बताया कि आपने बना लिया। ऊपर वाली प्लेट को अलग कर लिया, सिलेंडर को अलग कर लिया, नीचे वाली प्लेट को अलग कर लिया। इधर फोर्स F लग रहा था, आपने फ्रिक्शन इस पे पीछे लगा दिया F1, इस पर आगे लगा दिया F1, इस पर आगे लगा दिया F2, इस पे पीछे लगा दिया F2। क्या ऐसा ही लगाया? ओके। फिर इसका एक्सेलरेशन हमने A1 मान लिया, इसका एक्सेलरेशन हमने A2 मान लिया, और इसका एक्सेलरेशन हमने A3 मान लिया, और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लिया। इस प्रकार हमने हिम्मत करके बहुत कुछ मान लिया। F1, कुछ लोग फ्रिक्शन को म्यू mg लगाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि फ्रिक्शन म्यू mg नहीं होता, उसकी लिमिट होती है। म्यू mg फ्रिक्शन की लिमिट होती है, फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं होती है, और प्योर रोलिंग में लिमिट इस्तेमाल नहीं होती है। हमने तो क्वेश्चन में म्यू दिया भी नहीं है, लगाओगे भी कहां से, है ना। तो फिलहाल मैंने 6 वेरिएबल लिख दिए, A1, A2, A3, F1, F2, अल्फा। 6 वेरिएबल, 6 इक्वेशन, हो गया सॉल्व। देखो कितना छोटा सा मामला है ये। F माइनस F1 इज इक्वल टू MA1, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू MA2, A3, और टॉर्क की इक्वेशन F1 इंटू आर माइनस F2 इंटू आर बराबर MR स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा F2 इज इक्वल टू M इंटू A2। देखो फटाफट छोटी सी 4 इक्वेशन लिख दी हमने, कुछ भी तो नहीं है इनमें। टॉर्क की इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन, हो गई पूरी 4 इक्वेशन। अब 2 और बची है, वो क्या करोगे अब? कांटेक्ट पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट के एक्सेलरेशन बराबर होंगे। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, इस हाईएस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन इसका होगा A3 प्लस अल्फा आर, और इसका इस तरफ है अल्फा आर और इस तरफ है A3। ऊपर वाली प्लेट जो है हमारी, उसका एक्सेलरेशन तो है इस तरफ A1, और नीचे वाली प्लेट है, इसका एक्सेलरेशन इधर है A2। तो प्योर रोलिंग में कांटेक्ट पॉइंट के एक्सेलरेशन बराबर होते हैं। तो एक इक्वेशन हो गई, A1 इज इक्वल टू A3 प्लस अल्फा आर, और A2 इज इक्वल टू अल्फा आर माइनस A3। ठीक है, हो गई 6 इक्वेशन, हो गया, टाइम खत्म, है ना। इनको सॉल्व कर लेना, बस सॉल्व करना बाकी है। कोई भी सॉल्व कर लेता है, छोटी छोटी इक्वेशनों में क्या रखा है, 6 ही तो है। अगली क्लास में मैं आपको टेक्नोलॉजी से एक ही इक्वेशन से आंसर लाके दिखाऊंगा, मतलब 2 हो सकती है। हाँ मैं ऐसे बता दूंगा जल्दी, फटाफट से सॉल्व करके एक इक्वेशन में आपको देख देंगे, आंसर लिख देंगे। टेक्नोलॉजी की बात है, वो अगली क्लास में बताएंगे। तो अब अपन ने मूविंग सरफेस वाला भी कर लिया। अब आप एक सेक्शन और बढ़ा लीजिए, और क्या करोगे? आई सेक्शन कर लेना, उसमें कोई टक्कर वक्कर का सवाल है तो मत करना, ठीक है।